सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सर्दी की अंधेरी रात थी। कोहरे में गलियां खामोश हो चुकी थी, लेकिन नाइट लाइफ बार में जैसे अभी रौनक आना शुरू हुई थी। लाउड म्यूजिक और डिस्को लाइट, लोग वाइन पीकर झूम रहे थे। इन सब से चिपते हुए संजय बार के दूसरे फ्लोर पर बने कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर वो पल भर रुका और यहाँ वहां देखकर उसने हड़बड़ी में 2 बार दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल संजय के कानों में दरवाजे के पीछे से आती एक पतली आवाज सुनाई दी। कौन? संजय ने दबे स्वर में कहा। कस्टमर। तुरंत ही दरवाजा खुल गया। संजय ने अंदर जाते ही देखा कि उसके सामने सामान्य कद की एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसने इस तरह के कपड़े पहने थे कि बदन का लगभग हर हिस्सा देखा जा सकता था। संजय ने ऊपर से नीचे तक एक नजर घुमाई। संजय उसकी खूबसूरती को अवाक सा देखता रह गया। लड़की ने एक हल्की मुस्कान से संजय का स्वागत किया और जाकर बेड पर पैर लटकाकर बैठ गई। संजय ने कमरे के चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर वो भी लड़की के बगल में बेड पर जाकर बैठ गया। एक बार फिर लड़की को एकटक देखते हुए संजय ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने प्यार से संजय की आंखों में देखते हुए कहा, नाम? यहाँ सीमा कहते हैं सब मुझे। इससे पहले कि संजय कुछ कह पाता, सीमा ने संजय का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लिया। संजय इससे थोड़ा असहज हो गया, मगर वो सीमा की छाती की चुभन को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे अपना हाथ सरकाने लगा। सीमा ने आगे बढ़कर संजय को बाहों में ले लिया। संजय की सांसें तेज चलने लगी। वो भी सीमा की गर्दन पर अपने होंठ फेरने लगा। अपनी गर्दन पर होठों की गर्मी महसूस करते हुए सीमा की आंखें पलटने लगी। सीमा ने झट से अपने होंठ संजय के होठों पर टिका दिए। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए। संजय एक पल के लिए भूल गया कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था। उसे इस समय सिर्फ और सीमा और उसका नशीला बदन दिखाई दे रहा था। संजय ने धीरे धीरे अपने कपड़े ढीले करने शुरू कर दिए। सीमा भी मुस्कुराते हुए संजय का साथ देने लगी। संजय ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। सीमा ने प्यार से संजय को बेड पर धकेल दिया। संजय अपने थुलथुले शरीर के साथ बेड पर लेट गया और पंखे को ताकने लगा। अगले ही पल संजय ने सिर उठाकर सीमा की तरफ देखा। सीमा को देखते ही संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया। उसने देखा कि सीमा का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके आजू बाजू के दांत नुकीले हो गए थे। वो संजय को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसे खत्म कर देना चाहती हो। संजय हड़बड़ाते हुए उठा और बेड के दूसरे कोने से सट कर बैठ गया। वो घबराते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? सीमा ने गहरी सांस लेते हुए डरावने स्वर में कहा, तुम्हारी मौत। इतना कहकर सीमा संजय की ओर हमला करने के लिए बढ़ी। संजय ने इस तरह से आंखें बंद कर ली कि जैसे ये उसका आखिरी पल हो। आंखें बंद किए हुए ही वो अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए रुआंसे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। संजय इतना ही बोल पाया था कि तभी किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि सामने अकीरा हाथ में रॉड लिए खड़ी थी। सीमा
पलंग के बाजू में घायल पड़ी हुई थी। अकीरा ने संजय की शर्ट उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, कम से कम रिपोर्टिंग पर तो अपना लंगोट टाइट रखा कर मोटू। शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए संजय कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि तभी अकीरा दबी आवाज में बोली, कहाँ भाग रहा है? हम यहाँ कुछ काम से आए हैं। लेकिन संजय की डर से हालत खराब हो रखी थी। दरवाजे पर एक पल के लिए रुकते हुए उसने एक नजर सीमा की तरफ देखा, जो दर्द से करा रही थी और अभी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुमको कुछ मिले तो बताना, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। इससे पहले कि अकीरा कुछ बोल पाती, संजय झट से वहां से निकल गया। उसने एक नजर सीमा की तरफ देखा, जो दर्द में छटपटा रही थी। इसके बाद अकीरा जल्दबाजी में उस कमरे में कुछ ढूंढने लगी। कमरे की तलाशी लेने के दौरान भी अकीरा का ध्यान बिस्तर के बगल में तड़पती हुई सीमा पर बना हुआ था। वो हड़बड़ाहट में अलमारी के कपड़े बाहर फेंकने लगी। फटाफट सारी अलमारी खाली करने के बाद अचानक से अकीरा के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। वो उदास मन से बोली, शिट यार, यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब कैसे पता करूं मैं अपनी माँ का? कहाँ खोजूं उन्हें? गॉड हेल्प मी। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। फिर उसने खुद को मजबूत करते हुए मन ही मन सोचा, नहीं अकीरा, तुझे निराश नहीं होना है, तुझे पता लगाना ही होगा। कहीं ना कहीं से कोई तो सुराग मिलेगा। चल अब यहाँ से निकलती हूँ फटाक से। ये बोल अकीरा जैसे ही वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ी तो सामने सीमा को खड़ी देख वो सन्न रह गई। सीमा कमरे के दरवाजे उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी, जैसे कि वो आज अकीरा को जिंदा चबा जाएगी। अकीरा ने तुरंत ही कमरे में नजर दौड़ा तो पाया कि वो रॉड जिससे उसने सीमा पर हमला किया था काफी दूर पड़ी हुई थी। वो फिर अपने आप से बात करते हुए बोली, फक, ये तो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी है, बाहर कैसे निकलूंगी? कहाँ फंस गई यार? और ये मोटू भी फट्टू साला मौके पे साथ छोड़ के भाग जाता है। चल अकीरा, तुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहते हुए अकीरा ने आसपास नजर घुमाई। उसने देखा कि उसके बिल्कुल पीछे एक लंबी सी कांच की खिड़की है। खिड़की को देखते अकीरा सतर्कता से खड़ी हो गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सीमा ने उसके ऊपर किसी खूंखार जानवर की तरह झपट्टा मार दिया। बचने की कोशिश में अकीरा का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। वो अपने आप को संभालती उससे पहले ही सीमा उस पर किसी शिकारी की तरह टूट पड़ी। अकीरा की तो जान हलक में आ गई और अब उसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। जिस समय अकीरा सीमा से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, ठीक इसी समय शहर के दूसरे हिस्से में बने एक विशाल अपार्टमेंट के गुप्त कमरे में करीब 50 लोग इकट्ठा थे। उस गुप्त कमरे के चारों तरफ छोटे छोटे लाल बल्ब लगे थे। उनकी मध्यम लाल रोशनी सारे कमरे में फैल रही थी। सभी लोग झुंड बनाकर चमगादड़ की एक विशालकाय प्रतिमा के सामने खड़े थे। प्रतिमा के बगल में सीलिंग से लटके हुए 7 खंभों पर हाथ पैर बांधकर बिना कपड़ों के 7 जिंदा लोग उल्टे लटके हुए थे। सभी के मुंह और आंख पर कपड़ा बंधा हुआ था। उन्हें देखकर झुंड में खड़े सभी लोग आंखें बंद करके एक स्वर में आवाज करते हुए बोले, बलि स्वीकार करें, बलि स्वीकार करें। इसके बाद जब सबने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने प्रतिमा के जैसा हूबहू एक विशाल चमगादड़ की तरह दिखने वाला इंसान खड़ा था। सभी ने उसके सम्मान में सिर झुका दिया। इसके बाद हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिए वो आदमी उन उल्टे लटके हुए लोगों की तरफ बढ़ चला। करीब पहुंचकर उसने उल्टा लटके हुए एक आदमी की गर्दन पे तलवार की धार रख दी। वो आदमी डर और घबराहट से कांप रहा था।
वो चमगादड़ की तरह दिखने वाला इंसान उस आदमी की तरफ देखता हुआ हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, डरो मत, ये मौत नहीं है, ये अमरता का बलिदान है। तुम जैसों की बलि से एक नई सेना का जन्म होगा, जो आगे चलकर पूरी दुनिया पे राज करेगी, और उनका मालिक बनूंगा मैं। इसके बाद उस आदमी ने जोर जोर से हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार पूरी ताकत से चला दी। साए की आवाज के साथ एक गर्दन जमीन पे आ गिरी और खून की छींटों से उस इंसान का चेहरा और भी डरावना हो गया। आखिर कौन है चमगादड़ की तरह दिखने वाला शख्स, और क्या है इसका मकसद? क्या अकीरा अपनी माँ का पता लगा पाएगी? क्या अकीरा एक खूंखार वैम्पायर के हमले से बचकर भाग पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अकीरा और उसका दोस्त संजय धर्मशाला के नाइट लाइफ बार में कुछ खोजने आए थे, लेकिन कमरे में मौजूद सीमा ने कब खूंखार रूप ले लिया संजय को पता ही नहीं चला। तभी अकीरा ने सीमा पे जोरदार हमला करके संजय को बचाया। अकीरा ने संजय को तो बचा लिया, लेकिन खुद सीमा के चंगुल में फंस गई। अकीरा जमीन पर पड़ी हुई थी। सीमा उसके ऊपर झपट्टा मारकर उस पे अपने नुकीले दांत गड़ाने की कोशिश कर रही थी। अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने के लिए क्या करे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, ओह गॉड, ये डायन तो जिंदा खा जाएगी मुझे। मगर तभी अकीरा की नजर उस खिड़की की तरफ गई जिसके पीछे वो कुछ ही देर पहले खड़ी हुई थी। खिड़की को देखते ही अकीरा के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। सीमा एक बार फिर अकीरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार अकीरा पहले से सतर्क हो गई थी। सीमा उसके पास जैसे ही आई, अकीरा ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। अचानक धक्के से सीमा अपने आप को संभाल नहीं पाई और खिड़की से टकराते हुए इमारत से नीचे गिर गई। अकीरा दौड़कर खिड़की के पास गई और उसने नीचे झांक कर देखा, मगर इससे पहले कि सीमा बिल्डिंग से नीचे गिर पाती, एक विशाल से परिंदे ने सीमा को पकड़ लिया। अकीरा ने गौर से देखा, लेकिन जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक सीमा को अपने पंजों में दबोचे हुए वो पक्षी अचानक से अंधेरे में गायब हो गया। ये देखकर तो अकीरा के होश ही उड़ गए। चिंतित होते हुए उसने अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाल कर जलाई और एक गहरा कश लेते हुए हताश स्वर में बोली, ये दरिंदे एक दिन शहर को नर्क बना देंगे। इसके बाद एक और कश लेकर धुएं को हवा में छोड़ती हुई अकीरा कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर पहले घटी हुई दुर्घटना से संजय अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। इसके से बाहर चली गई। कुछ देर पहले घटी हुई दुर्घटना से संजय अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। इसके साथ ही वो अकीरा पर गुस्सा भी था। नाइट लाइफ हर जाता था। धर्मशाला की अंधेरी सड़कों पर जैकेट में हाथ डाले कोहरे को चीर कर आगे बढ़ती अकीरा ने संजय को देखकर ताना मारते हुए कहा, ओए संजू, अभी भी सीमा के बारे में सोच रहा है क्या? संजय ने खींचते हुए चिल्ला कर कहा, अक्की, तू मुझसे बात ही मत कर। तुझे पता है आज मरते मरते बचाऊं मैं। अकीरा ने भौहें ऊंची करके पूछा, अच्छा, और बचाया किसने है? संजय झेपते हुए बोला, हाँ तो फंसाया भी तूने ही था ना। तू जानती थी ना कि वो सीमा कुछ और ही है।
संजय की इस बात का अकीरा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अकीरा इस तरह खामोश थी जैसे वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। संजय चलते चलते रुक गया। अकीरा ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, जल्दी चल मोटू, अभी हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जाना है। संजय जस का तस खड़ा रहा और गुस्से में बोला, अक्की, मैं अब तेरे चक्कर में नहीं फंसने वाला। जहाँ जाना है अब तू अकेले ही। तू मुझे सच तो बताएगी ही नहीं कि वो लड़की आखिर कौन थी। अकीरा वापस लौटकर संजय के पास आई और उसने संजय को समझाया, संजू विश्वास कर यार मेरा, मैं तो बस सेक्स स्कैंडल का खुलासा करने आई थी। मुझे क्या पता था कि वो लड़की इस तरह से बिहेव करेगी। संजय ने अकीरा से एक बार फिर अपनी तसल्ली करने के लिए पूछा, पक्का ना, तू मुझसे झूठ नहीं बोल रही है? अकीरा ने झट से उसका जवाब दिया, बोला ना हाँ। फिर आगे बढ़ते हुए अकीरा बोली, अब जल्दी चल वरना लेट हो जाएंगे। अकीरा के साथ साथ आगे कदम बढ़ाते हुए संजय ने कहा, इस बार तो किसी मुसीबत में नहीं डालोगी ना? संजय की इस बात का भी अकीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो कुछ भी बोलकर अपने आप को बाद में झूठा साबित ना करना चाहती हो। दोनों चलते हुए एक सुनसान मोड़ पर खड़ी हुई कार में आकर बैठ गए। अकीरा ने कार चालू की और आगे बढ़कर संजय को छेड़ते हुए बोली, वैसे सीमा बड़ी हॉट थी, है ना? अकीरा के ताने से संजू झेप गया। वो बिना कुछ बोले गाड़ी की खिड़की के उस पार देखने लगा। शहर की सुनसान गलियों पर चलते हुए कार शहर से कुछ दूर बने हुए एक खाली मैदान पर जाकर खड़ी हो गई। शांत इलाके में अकीरा को गाड़ी रोकते हुए देख संजय ने पूछा, अब ये कहाँ लेकर आई है तू अक्की? जल्दबाजी में गाड़ी से उतरते हुए अकीरा ने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चल। जब तक संजय कार से उतरा उसने देखा कि अकीरा सड़क पर चलते हुए आगे जा चुकी थी। जल्दी जल्दी चलते हुए संजय भी उसके पास गया। थोड़ी ही देर में दोनों लगभग 5 फीट ऊंची दीवार सामने आ गए। आसपास गौर से देखते हुए संजय को जैसे कुछ अचानक से याद आया। वो अकीरा से पूछते हुए बोला, अक्की, ये तो शहर का सबसे बड़ा मुर्दाघर है ना? हाँ, क्यों आए हैं और वो भी इतनी रात को? प्लीज अब कुछ ऐसा मत करना कि हम फिर से मुसीबत में पड़ जाएं। अकीरा ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तू बस हेल्प कर मुझे दीवार पर चढ़ने के लिए। संजय ने डरते हुए कहा, यार अक्की, तू ये क्या कर रही है? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अकीरा ने जल्दी जल्दी में दीवार पर अपने दोनों हाथ रखे और खुद को संभालते हुए अगले ही पल दीवार के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। अकीरा ने दीवार पर अपने आप को स्थिर करके संजय की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर आने का इशारा किया। अकीरा के साथ ना आने का दिखावा करते हुए संजय ने कहा, तू ये क्या कर रही है अक्की? इस पर अकीरा ने खींच दिखाते हुए कहा, ओ ड्रामेबाज, तू आ रहा है या मैं जाऊं? ना चाहते हुए भी संजय ने हाथ बढ़ाया और दूसरा हाथ दीवार पर रखकर जोर लगाते हुए दीवार पर चढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ कूदने से पहले संजय ने चिंता जाहिर की, यहाँ कोई गार्ड वगैरह नहीं है क्या? अकीरा ने निश्चिंता भरे स्वर में कहा, है, लेकिन वो हमेशा ही भंड पड़ा रहता है। इतना कहते ही अकीरा दीवार से कूद गई। उसके साथ संजय भी अंदर आ गया। छिपते हुए संजय ने आगे जाकर देखा कि गार्ड सो रहा था। उसने अकीरा को आने का इशारा किया और दोनों गार्ड की नजरों से बचकर मुर्दा घर के अंदर आ गए। कॉरिडोर में चलते हुए संजय ने अकीरा से पूछा, अक्की, ये सब कौन सा केस है जिसके चक्कर में आधी रात को मुर्दा घर आना पड़ रहा है? अकीरा ने संजय की ये बात टालते हुए अपने होठों पर दाहिने हाथ की पहली उंगली रखकर कहा, एकदम चुप। संजय शांत चलने लगा। अकीरा ने भले ही संजय के सवाल को बिना जवाब दिए ही टाल दिया, लेकिन वो अपने आप से बात करते हुए बोली, माँ के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। इसके बाद
उसने एक गहरी सांस ली। अब दोनों लोग छिपते छिपाते एक दरवाजे के सामने आकर रुक गए। दरवाजे पर किसी तरह का कोई ताला नहीं लगा हुआ था, तो संजय और अकीरा ने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते हुए जहां अकीरा के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था, तो वहीं संजय के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव साफ दिख रहे थे। अकीरा ने अंदर घुसते ही दरवाजा धीमे से बंद कर दिया। पूरे कमरे में खामोशी के साथ साथ अंधेरा छाया हुआ था। अकीरा ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकालकर जलाया। अब टॉर्च की रोशनी से अंधेरा कम हो चुका था और उस रोशनी में जैसे ही संजय ने अंदर का मंजर देखा, तो डर के मारे उसके होश ही उड़ गए। आखिर क्या था कमरे के अंदर जिसने संजय को इतना डरा दिया? क्या हुआ है अकीरा की माँ के साथ? शहर के सबसे बड़े मुर्दा घर में आखिर अकीरा क्या तलाशने आई है? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर ले गई। जहां पहुंचने के बाद संजय को मालूम हुआ कि वो लोग शहर के सबसे बड़े मुर्दा घर में पहुंच चुके थे और वो दोनों वहां के गार्ड से बचते बचाते एक दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। धीरे से दरवाजे को सरकाते हुए अकीरा और संजय कमरे के अंदर चले गए। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। अंदर आते ही अकीरा ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपनी जेब में रखी हुई एक छोटी सी टॉर्च निकाली और कमरे के चारों तरफ घुमाई। दोनों ने देखा कि कमरे में हर तरफ कफन से ढकी हुई लाशें रखी हुई थी। इतनी सारी लाशों के बीच में खड़ा होने पर संजय पूरी तरह से सहम गया और घबराए हुए स्वर में बोला, इन मुर्दों के बीच क्या ढूंढने आए हैं यार हम? अकीरा ने संजय के हाथ में टॉर्च देते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा, पहले ये टॉर्च पकड़। अकीरा जल्दी जल्दी शवों के ऊपर से कफन उठाकर देखने लगी, लेकिन शायद उसे वो नहीं मिल रहा था जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आई थी। अकीरा को परेशान देखकर टॉर्च पकड़े हुए संजय ने पूछा, अक्की, तो किसको ढूंढ रही है? हमेशा की तरह अकीरा ने संजय के इस सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया और वो शवों को देखते रही। बहुत सारे शवों के ऊपर से कफन उठाने के बाद अकीरा अपने आप से बात करते हुए बोली, लाए तो यही थे, फिर कहाँ चली गई वो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग पहले ही? अकीरा इतना ही बोल पाई कि संजय चौंक कर बोला, अरे बाप रे, इतनी गोरी लड़की? अकीरा ने मुड़कर देखा। संजय एक स्ट्रेचर के पास खड़ा था। उस पर रखी हुई लाश के ऊपर का कफन संजय ने हटा दिया था। अकीरा दौड़कर उसके पास आई। लाश को देखते ही अकीरा के चेहरे पर एक हल्की सी तसल्ली भरी मुस्कान दिखी। फुसफुसाते हुए अकीरा ने कहा, थैंक गॉड, ये मिल गई। लेकिन संजय अकीरा की खुसफुसाहट नहीं सुन पाया, क्योंकि वो अभी भी अवाक सा खड़ा उस लड़की को देख रहा था। वो देखने में काफी खूबसूरत थी। पहली नजर में उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो मर चुकी है। संजय ने कहा, अक्की, इतनी गोरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम भी यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये इतनी गोरी कैसे है? इतना कहते हुए संजय ने अकीरा की तरफ देखा। अकीरा उस लड़की को गौर से देख रही थी। अकीरा के चेहरे पर नफरत
क्रोध और दया के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। संजय समझ गया कि अकीरा इसी लड़की की तलाश में यहाँ तक आई थी। अकीरा के चेहरे पर उस लड़की के लिए सहानुभूति देखकर संजय ने खुसफुसाते हुए अकीरा से कहा, अक्की, कौन है ये लड़की? अकीरा ने फिर संजय के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो शव को उल्टा करने की कोशिश करने लगी। अकीरा जवाब ना पाकर संजय हताश हुआ, मगर वो अकीरा की मदद करने के लिए आगे आया। अकीरा और संजय ने मिलकर जैसे ही उस शव को पलटाया तो अकीरा के मुंह से अनायास ही निकला, माय गॉड! संजय की भी आंखें फटी रह गई। दरअसल लड़की के गले के नीचे दांतों के बड़े बड़े निशान थे। ध्यान से देखते हुए संजय कुछ सोचकर बोला, किसी जानवर के काटने का निशान लग रहा है ना? अकीरा ने हताश भरे स्वर में कहा, ध्यान से देखो, ये कोई जानवर के काटने का निशान नहीं है। एक क्षण सोचकर संजय ने कुछ बोलना चाहा, तो क्या ये? मगर अकीरा ने उसे बीच में टोक दिया। फिर लड़की के शव को टटोलते हुए बोली, बातों का टाइम नहीं है संजय, फटाफट कैमरा निकालो, इसके फोटोज लेना शुरू करो। अगर वो नशेड़ी वॉचमैन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। घाव के पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हुए संजय ने जैसे ही अकीरा का आदेश सुना, फटाफट अपने कंधे पर टंगे हुए बैग से कैमरा निकालने लगा। कैमरा निकालते हुए संजय को एहसास हुआ जैसे कि दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आ रही हो। अकीरा ने फिर खुसफुसाते हुए आदेश दिया, जल्दी पिक्स क्लिक कर यार संजू। लेकिन संजू हड़बड़ाते हुए अकीरा का हाथ पकड़कर कमरे के दूसरे कोने में ले गया और इकट्ठी रखी हुई बहुत सारी स्ट्रेचर की आड़ में जाकर छिप गया। उसने अकीरा को भी छिपने का इशारा किया। अकीरा ने आंखें उचकाकर पूछा, क्या हुआ अचानक से तुझे? इससे पहले कि संजय अकीरा के सवाल का जवाब दे पाता, दोनों ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुलने की आहट के साथ ही दोनों ने लगभग 4-5 लोगों के एक साथ कमरे में आने की आवाज़ भी सुनी। अकीरा ने खुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ तो कोई आ गया है। दोनों शांति से बैठे हुए देखने लगे कि आखिर कमरे में आए हुए लोग क्या कर रहे हैं। कमरे में मध्यम रोशनी के साथ 4-5 लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। धीमी आवाज में चिंता व्यक्त करते हुए संजय ने कहा, अगर इन्होंने लाइट जला दी तो हमारा आज बनता धार हो जाएगा। अकीरा ने भी धीमे स्वर में कहा, चुप रह वरना सच में पकड़े जाएंगे। सारी परछाइयां उसी शव के पास आकर रुक गई जिसके पास कुछ समय पहले अकीरा और संजय खड़े थे। एक मोटी आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ी, क्या रे, कौन आया था यहाँ? दरवाजे का ताला कहाँ गया? उसके बाद एक मिमियाती हुई आवाज ने उत्तर दिया, पता नहीं साहब, शायद शाम का गार्ड ताला लगाना भूल गया होगा। आवाज सुनकर पहचानने का प्रयास करते हुए संजय ने खुसफुसाते हुए कहा, शायद ये चौकीदार है। अकीरा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वो परछाइयों को हिलते हुए देखती रही। एक बार फिर कोई आवाज आई। इस बार आवाज में पहले से ज्यादा गुस्सा झलका। मतलब तेरा कहना है कि यहाँ कोई नहीं आया? तो फिर इसके ऊपर का कपड़ा किसने हटाया? चौकीदार ने फिर डरे हुए स्वर में कहा, वो जाने दीजिए ना साहब, जवान लड़की की लाश को देखने के लिए किसी लड़के ने खोल दिया होगा। आप फटाफट अपना काम निपटाइए, कहीं सच में कोई आ ना जाए। चारों में से फिर किसी की आवाज आई, हाँ, सही कह रहा है ये, हमें जल्दी अपना काम निपटाना चाहिए। वैसे भी बहुत दूर जाना है, कहीं सुबह हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अकीरा और संजय दोनों अब पहले से कुछ सहम गए। दोनों जान गए कि ये सरकारी विभाग से आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि वो भी उन्हीं की तरह ही
चोरी छिपे अंदर आए थे। बस अंतर सिर्फ इतना था कि शायद उन्होंने चौकीदार को कुछ रुपये दिए होंगे। सहमा हुआ संजय धीमे स्वर में बोला, हे भगवान, कब तक लौटेंगे ये लोग? संजय ने इतना कहा ही था कि उसका पैर सरककर स्ट्रेचर में लग गया। संजय का पांव लगने से स्ट्रेचर से हल्की आवाज आई। स्ट्रेचर से आई आवाज ने सभी का ध्यान उनकी तरफ खींचा। फिर एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, मैंने कहा था कि जरूर कोई ना कोई यहाँ आया है। ये नशेड़ी साला हमें भी मरवाएगा। इसके बाद अकीरा और संजय ने देखा कि एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। एक बार फिर वही भारी और कड़क आवाज कमरे में गूंजी, कौन है वहाँ? अपनी ओर आते आदमी को देखकर अकीरा और संजय दोनों घबरा गए। अकीरा धीरे से संजय को ताना मारते हुए बोली, ओह गॉड, अब क्या होगा? तूने तो मरवा दिया मोटे। अपने दांतों तले उंगलियां दबाता हुआ संजय कुछ भी ना बोला। संजय ने देखा कि वो परछाई बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गई। क्या संजय और अकीरा पकड़े जाएंगे? चोरी छिपे मुर्दा घर में घुसने वाले ये लोग कौन हैं? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आप सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। संजय और अकीरा शहर के सबसे बड़े मुर्दा घर में एक लाश की शिनाख्त में आए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ पहुंचे। संजय और अकीरा वही कमरे में ही छिप गए, लेकिन तभी एक आदमी कुछ आहट पाकर संजय की तरफ बढ़ने लगा। अपने पास आते आदमी को देखकर संजय अंदर से कांपने लगा। वो मन ही मन विनती करने लगा, प्लीज प्लीज बचा लो इस मुस्टंडे से। अकीरा की धड़कनें भी तेज दौड़ रही थी। हताश हाथ जोड़े बैठी थी। साया धीरे धीरे और नजदीक आता गया। इस क्षण अकीरा और संजय की बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों जान गए कि उनका पकड़ा जाना तय है। मगर इससे पहले कि वो आदमी उन दोनों को देख पाता, पीछे से किसी की आवाज आई, जाने दीजिए साहब, चूहा होगा, यहाँ बहुत घूमते हैं रात भर। चौकीदार की आवाज सुनकर वो व्यक्ति लौटकर फिर शव के पास पहुंच गया। उस आदमी के लौटते ही संजय गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, गॉड, बच गए। एक बार फिर चारों में से किसी की आवाज आई, जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है। इसके बाद एक बड़े से बैग की चेन खुलने की आवाज आई। लाश का मुआयना करते हुए किसी ने कहा, खुले में रखे रहने के कारण इसमें अकड़न आ गई है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े ये बैग में नहीं आने वाला। संजय और अकीरा ने हिलती हुई परछाइयों में देखा कि चारों लोग एक साथ लाश को उठाकर जमीन पर रख रहे थे। दो लोगों ने लाश को जकड़ लिया और दो लोग ताकत लगाते हुए हाथ पैर मरोड़ने लगे। संजय फिर धीमे स्वर में बोला, कितने बेदर्दी लोग हैं। 2-3 बार हड्डी टूटने की आवाज आई। थोड़ी मशक्कत के बाद चारों ने लाश को बैग में पैक कर लिया। बैग को सरकाते हुए चारों कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद चौकीदार भी कमरे का दरवाजा लगाकर चला गया। चारों ने लाश को ले जाकर एक वैन में रखा और वैन शहर की विपरीत दिशा की तरफ बढ़ गई। अकीरा और संजय भी बचते हुए कमरे से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अकीरा ने देखा कि सड़क पर काफी दूर हल्की लाल लाइट चमक रही थी। धीरे धीरे वो कोहरे में ओझल हो गई। अकीरा ने जल्दबाजी में कहा, जरूर ये लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, जल्दी गाड़ी निकाल संजू। संजय ने डरते हुए अकीरा को रोका।
क्या? अक्की, तू पागल है क्या? अब हम घर जा रहे हैं, समझी? इन लोगों के पास हथियार भी हो सकते हैं। और देखा नहीं कितने खतरनाक है ये। उस बेचारी लड़की को पापड़ की तरह तोड़ दिया। अकीरा ने खींच दिखाते हुए कहा। संजू यार, जल्दी चल, अभी ड्रामे का टाइम नहीं है, संजय ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। ओ, ड्रामा नहीं, सच कह रहा हूँ, मुझे मरने का शौक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अकीरा हवा में चाबी दिखाकर कार के पास गई और कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, तू शायद भूल गया कि चाबी मेरे पास है, अगर नहीं चलना तो ठीक है, यही मुर्दों के साथ गप्पे लड़ा। इतना कहते हुए अकीरा कार में बैठी और उसने कार घुमाकर संजय के सामने लगा दी। ना चाहते हुए भी संजय गाड़ी में आकर बैठ गया। अकीरा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चलते चलते शहर बहुत पीछे छूट चुका था। कोहरे को पार करती हुई कार जंगल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठने के बाद से संजय और अकीरा की आपस में जरा भी बात नहीं हुई थी। जब संजय अकीरा से गुस्सा होता था तो बोलना बंद कर देता था। वो कार की खिड़की में जमती हुई ओस पर अपनी उंगली से अलग अलग निशान बना रहा था, जो कि कुछ ही देर में मिट जाते थे। कार ड्राइव करती हुई अकीरा जंगल में आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अकीरा ने जेब में से एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाई और लाइटर खोजने लगी। संजय ने अकीरा को लाइटर ढूंढते हुए देख अपनी शर्ट के जेब में से निकालकर लाइटर आगे बढ़ा दिया, मगर उसने कहा कुछ नहीं। वो फिर कांच पर अपनी उंगली फेरने लगा। अकीरा ने सिगरेट जलाई और एक हल्का कश लेते हुए बोली, पता नहीं कहाँ चले गए साले। अकीरा ने इतना कहा ही था कि तभी संजय ने उसे रोका। अकी, रुक रुक रुक। अकीरा ने तत्काल गाड़ी रोकते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ अचानक से? संजय ने अपनी खिड़की से बाहर देखने का इशारा करते हुए कहा, अकी, वो देख, वहां से हल्की रोशनी आ रही है। अकीरा ने ध्यान से देखा। घने जंगल में बहुत दूर कहीं कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा था। वो रोशनी लहरा रही थी। उसे देखते ही अकीरा के चेहरे पर खुशी की हल्की लहर सी दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, ये तो आग है, जरूर वहां कोई है। इतना कहने के बाद अकीरा कार को रोड के किनारे लगाने लगी। अकीरा को कार किनारे पार करते हुए देखकर संजय ने गुस्से भरे स्वर में कहा, एक मिनट, अब गाड़ी क्यों पार कर रही हो? अकीरा ने कंधे उचकाकर झट से जवाब दिया, क्यों पार कर रही हूँ मतलब? हम जंगल में जा रहे हैं। अकीरा की इस बात से संजय परेशान होते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुझे भी क्यों जबरदस्ती अपनी जान देनी है? अब तक तो उन लोगों ने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया होगा। मैं कह रहा हूँ, चल लौट चलते हैं। अगर उनके पास खतरनाक हथियार हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर अकीरा ने संजय को अनसुना किया। घने जंगल की तरफ जाती हुई एक पगडंडी जैसी सड़क पर कार उतारते हुए इस तरह से पार करने लगी कि रोड से आने वाले वाहनों को उनकी गाड़ी दिखाई ना दे। जब अकीरा ने संजय की बात को अनसुना कर दिया तो वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, अक्की प्लीज, हर बार जिद मत किया कर, इट कैन बी डेंजरस। चल लौट चलते हैं। गाड़ी की चाबी निकालते हुए अकीरा ने संजय की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और मायूसी के भाव थे। संजय को कभी भी अकीरा ने इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। उसने संजय का हाथ पकड़कर हल्की आवाज में उसे समझाया, देख, इतनी दूर तक हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं संजू। ये स्टिंग ऑपरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो इट कैन बी डेंजरस, सो आई विल नॉट फोर्स यू। अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम कार में बैठे रह सकते हो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अकीरा कार से नीचे उतर गई और आगे बढ़ने लगी। पीछे वाली सीट से कैमरा उठाकर संजय कार से बाहर आकर बोला, ओ इमोशनल ड्रामा, रुक, मैं भी आ रहा हूँ। संजय दौड़ते हुए
अकीरा के पास पहुंच गया। उसी रोशनी का पीछा करते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे रोशनी तेज होती गई। कुछ ही दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी लकड़ियों से आग जल रही थी। दोनों पेड़ के पीछे छिप गए। 3 लोग आग के पास खड़े थे। सूटकेस खुला हुआ था, उसमें अभी भी लाश रखी हुई थी। तीनों गड्ढा खोद रहे थे। लाश को देखते ही अकीरा बोली, शिट, ये लोग तो इसे दफनाने वाले हैं। डरते हुए संजय ने कहा, अक्की अभी चलते हैं, कल वापस आकर इसको खोद लेंगे। इससे पहले कि अकीरा कुछ कह पाती, उन दोनों के पीछे से किसी की आवाज आई, खोदोगे तो तब जब जिंदा रहोगे। अकीरा और संजय दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो कि गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अकीरा और संजय इस अंधेरे जंगल में खुद को कैसे बचा पाएंगे? क्या होगा उनके साथ? क्या अकीरा अपनी माँ को खोज पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें।